हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं संजय कुमार झा आपके सामने हूँ आपके फेवरेट चैनल ए टू फ्यूचर पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है आपके सामने। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और आपको आपका हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट, वही लेक्चर का जो पीडीएफ पार्ट होगा ना, मतलब जो मैं आज बताऊँगा आपको उसी का पीडीएफ फॉर्मेट जो होगा वो मैंने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। तो आप ए टू फ्यूचर चैनल को टेलीग्राम पे भी सर्च करके और वहाँ से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। आप इवन प्रिंट आउट निकाल करके और अपने नोट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आप चाहो तो अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हो। ओके, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। तो आज हमारा वीडियो क्या होने जा रहा है, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गे-लुजैक लॉ के बारे में। ओके, देखिए क्या कहता है गे-लुजैक लॉ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनस गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? होमोजीनस गैसियस रिएक्शन के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। होमोजीनस गैसियस रिएक्शन क्या होता है आपको याद होना चाहिए। इस बात का मैं बता दूं आपको कि जिसमें रिएक्टेंट और अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो रिएक्टेंट भी क्या होगा, गैस होगा, और प्रोडक्ट में भी क्या होगा, गैस होगा, है ना। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए है। ये लिक्विड प्रोडक्ट के लिए, सॉलिड प्रोडक्ट के लिए ये काम नहीं करेगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ है, गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ है। ओके, अब देखिए क्या कहता है ये लॉ। कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट बाय सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर कोई गैस रिएक्ट कर रहा है सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम से, और उसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी गैसेज आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा वो गैस के वॉल्यूम मतलब रिएक्टेंट के वॉल्यूम के पे डिपेंड करेगा। मतलब उसका जो फॉर्मेशन होगा ना वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए है, मतलब रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, ये वॉल्यूम से रिलेटेड बात है, मतलब गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड बात है। और क्या बोलता है कि रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही हमको प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिलेगा, गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिलेगा। ओके, बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट बात है इसका, फोर्थ इंपॉर्टेंट बात कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर मेरा चेंज नहीं करना चाहिए। चार इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं आपको। गैसियस रिएक्शन होना चाहिए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट का वॉल्यूम डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट के वॉल्यूम को सेम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, इन्हीं सारे फैक्टर के हिसाब से ये लॉ दिया गया है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि व्हेन गैस रिएक्ट to form when gas react by simple multiple ratio
of their volume, and if the product are also gas, then all the volume bear a simple ratio, provide all the volume are measured at the same temperature and pressure. ओके, यही स्टेटमेंट है ना। ये पूरा का पूरा लॉ मैं आपको पीडीएफ के द्वारा मैंने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया, आप इस लॉ को लिख लेना। ओके, मैं यहाँ आपको बताता हूँ क्योंकि लॉ लिखने पर फिर वीडियो एटलीस्ट लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सीधे आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल, आप कैसे ये करते हो। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि H2 और Cl2, देखिए गैसियस है, और प्रोडक्ट क्या बना HCl, ये भी क्या है गैसियस प्रोडक्ट है। मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, तो हम क्या कहेंगे, वन वॉल्यूम ये है, ये भी वन वॉल्यूम है, और ये क्या है टू वॉल्यूम है। कहने का मतलब, जरा समझिए इस बात को, कहने का मतलब क्या होता है कि इफ वी टेक इट 1 लीटर, इट इज ऑल्सो 1 लीटर, एंड दिस प्रोडक्ट इज 2 लीटर। अगर मैं इसको लेता हूं 2 लीटर, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि 1 वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ भी 1 वॉल्यूम 2 लीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम 2 लीटर के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ 2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 × 2 लीटर। समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ कहूँ 50 लीटर, अगर मैं यहाँ कहूँ कितना 50 लीटर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 50 लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 लीटर, मतलब सेम रेस्पेक्ट में आ रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है इस तरह से। ओके, N2 + 3H2 2NH3 क्या है भाई, गैसियस रिएक्शन है, होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है। अब देखो कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या, अगर मैं 1 वॉल्यूम को लेता हूं 10 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 30 लीटर, तो ये कितना निकलेगा आपको 20 लीटर। समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसको लेता हूं 50 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 वॉल्यूम बराबर 50 लीटर, तो 3 वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 150 लीटर होगा। तो 2 वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 100 लीटर। मतलब क्या कि 50 लीटर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 लीटर ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस। 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 लीटर ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस। क्लियर है। एक और एग्जांपल, मान लो मैं एक कंबसन ले रहा हूं C2H2 का और ऑक्सीजन के साथ, मतलब एयर के साथ, एयर में हम उसको कंबशन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या आता है CO2 + H2O। अब देखो H2O यहाँ लिक्विड के फॉर्म में आएगा, है ना। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो कार्बन यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, 4 और 5, कितना है भाई 5। ओके, तो 5 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, तो इसको नहीं कर सकते, संभव नहीं है, तो हम कर सकते हैं इसको 2.5 मान लो कर दिया, 2.5 कर दिया। आप देखो इसका कितना वॉल्यूम हो गया 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम हो गया 2.5 वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात। इसका कितना हो गया 2 वॉल्यूम, और ये तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। अब जरा समझिए इस बात को, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो मैं कहता हूं कि 1 वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर के बराबर है, तो 2.5 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25 लीटर के बराबर ना। 2.5 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25 लीटर के बराबर ना, और यहाँ 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 लीटर के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये तो हमको लेना नहीं है। कहने का मतलब कि अगर हमको 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करना है बाय द कम्बशन ऑफ C2H2, दैट इज व्हाट एसिटिलीन इथाइन। अगर हमको इथाइन को कम्बशन करना है और 20 लीटर 20 लीटर हमको प्रोडक्ट बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है,
then how much ethyne is required for this process? So that is 10 liter. समझ में आ रहा है? How much oxygen is required for this process? That is 25 liter. So this is about Gay-Lussac law of gaseous volume. यही है Gay-Lussac law. But you must know that temperature and pressure remains constant. टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये बदलेगा तो फिर गैस अपना टेम्परेचर के हिसाब से उसका अपना प्रॉपर्टीज होता है, प्रेशर के हिसाब से उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये चेंज करना शुरू कर जाएगा। ओके, इसी बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसी बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मान लो मैं अगर यहीं पे देता हूँ, और देखिए एक न्यूमेरिकल्स मैं यहीं पे सॉल्व करवाता हूँ आपसे। मान लो इसी रिएक्शन में मैं आपसे कहूं कि 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय combustion of ethyne, what amount of ethyne required? कितना इथाइन चाहिए? ओके, 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना इथाइन चाहिए? बड़ा आसान है, देखो 20 लीटर। देखो मैंने बताया ना 2 वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, 2 वॉल्यूम के लिए चाहिए कितना? 1 वॉल्यूम, मतलब 2 लीटर के लिए चाहिए 1 लीटर, तो 100 लीटर के लिए कितना चाहिए? समझ में आ रहा है? So the answer is what? 50 liter. The answer is what? 50 liter. Very simple, है ना? तो ये प्रोसेस होता है। ओके, इवन अगर मान लो मैं ऐसा भी कहूं, एक और क्वेश्चन, मान लो मैं कहता हूं कि हमने लिया 25 लीटर C2H2 और 25 लीटर ऑक्सीजन, और इसको क्या करवाया? कंबशन करवा दिया। व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड? तो आपको पता होना चाहिए, एक वॉल्यूम के लिए ये 2.15 वॉल्यूम चाहिए, तो 25 लीटर कंबशन करने के लिए कितना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको हम क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 इंटू 2.5, मतलब इतना लीटर क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए। क्या इतना लीटर ऑक्सीजन है? नहीं है, मतलब ऐसा कंबशन नहीं होना है, इस टाइप का कंबशन नहीं होगा। सो कंबशन इज नॉट डिटरमाइंड बाय C2H2। C2H2 कंबशन को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, कंबशन को डिटरमाइन कौन करेगा? O2, क्योंकि ये अपने हिसाब से C2H2 खर्च करेगा। मतलब 25 लीटर के लिए हमको कितना? 25 लीटर ऑक्सीजन जो है वो कितने C2H2 को कंबशन करेगा? दैट इज ओनली 10 लीटर। तो मेरा रिमेन्स 15 लीटर बच जाएगा ना। दिस वन इज व्हाट? रिमेन्स। तो समझ में आ रही है बात? तो ये प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं गे-लुसाक सिस्टम का ये एप्लीकेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको बात। और इधर देखिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आगे, बहुत लास्ट में पढ़ना है वो टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो वहां पे भी हम लोग इसी टाइप से कुछ बात कर लेंगे आपसे। ओके, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब हम लोग इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं एवोगाड्रो लॉ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं एवोगाड्रो लॉ को। देखिए, बहुत ही आसान लॉ है। जैसे मैंने अगर एग्जांपल लिया 2H2 प्लस O2 और प्रोडक्ट मेरा क्या बना? 2H2O। दिस ऑल आर गैसेस। ओके, सब गैसेस है, क्योंकि टेम्परेचर पे रिएक्ट हो रहा है, तो ये भी वेपर के फॉर्म में है। अब देखो, तो अगर हम लोग इसको गे-लुसाक लॉ से देखेंगे तो कितना वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। अब क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ये भी देखो गैसियस लॉ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं लिख देता हूं, इक्वल
volume of all the gases under same temperature and pressure consists equal number of क्या molecules, equal number of molecules. ओके, दिस इज एवोगाड्रो लॉ. इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस, किसी भी गैस का जो इक्वल वॉल्यूम होता है ना, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है. और आपको पता होगा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, एवोगाड्रो नंबर से Na से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. हम लोग डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका यूज है. तो आप देखो, तो अगर मैं इसको कहूँ तो टू वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. वन वॉल्यूम मतलब 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. टू वॉल्यूम कहने का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. क्लियर है? तो ये मेरा सीक्वेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवोगाड्रो लॉ. ओके, तो इस तरह से आप ये दोनों टॉपिक समझ गए होंगे, है ना. अच्छा, इसमें भी हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं. मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है. या इतने मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमको कितना मॉलिक्यूल CH चाहिए, है ना. मान लो आपसे कहे कि 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना चाहिए. बड़ा आसान है, क्लियर है ना. अगर आपसे कहे कि मान लो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के लिए ये कितना चाहिए, आसान है, आप रिलेट कर सकते हो एक दूसरे को. बट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट रिएक्शंस. बिना रिएक्शंस का आप रिलेशन नहीं कर सकते. तो ध्यान आपको यही देना है, गैसेस रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, है ना. रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, और तब आप उसके वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो आइदर बाय द गेलुजैक लॉ और बाय द एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ से आप करोगे तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करोगे, गेलुजैक करोगे तो वॉल्यूम के टर्म में बात करोगे. क्लियर है? तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको. अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग फिर बात करेंगे अगले टॉपिक से रिलेटेड. ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए. सुरक्षित रहिए अपने घरों में, अपने परिवार के साथ. थैंक यू.